हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको चैप्टर 7 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट करवाया था। तो आज से स्टार्ट करने वाले हैं जो है इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री, जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत बच्चे का डाउट रहता है और क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले के भंडार होता है ना, तो बहुत बच्चे का डाउट रहता है। तो बच्चों मैं आपको हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट में करवाऊंगा और साथ साथ जितने भी कंसेप्ट है वो कंसेप्ट विद क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। और इससे पहले का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है, राइट, इससे पहले का चैप्टर जैसे 7 चैप्टर्स हो गए, 6 चैप्टर हो गया ना, 5 4 3, इन सभी का वन शॉट लेक्चर मैंने करवा रखा है। आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे आपको चैप्टर वाइज जो है ना मिल जाएगा आपको। राइट, तो जिस भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है या किसी कंसेप्ट में भी प्रॉब्लम है ना, तो मैं कंसेप्ट भी आपको एक्सरसाइज के साथ साथ करवाया हूं, तो दोनों चीजें आपको कवर हो जाएगा। और अगर आप देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 कवर करेंगे। और उससे पहले जितने कंसेप्ट है ना, उस सभी कंसेप्ट को भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। राइट, जिससे कि आपको एक फील आ जाएगा। सो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, राइट, चलिए विद कंसेप्ट के साथ हमें कवर करना है। सबसे पहले हमें समझना है कि ये देखो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो ट्रिगोनोमेट्रिक वर्ड जो है ना, 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। किस वर्ड से? 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। चलिए दिखाते हैं आपको। ट्राइगोनोमेट्री, ठीक है। तो देखो ट्राई का मतलब TRI, ट्राई हो गया। गोनो, राइट, गॉन लिख दो, गॉन। और प्लस क्या होता है? मैट्रॉन, METRON, है ना, मैट्रॉन। अब आप देखो यहाँ जो ट्रिगोनोमेट्रिक है ना, 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ। इस ट्री का मतलब क्या हो गया? 3, तो डू यू नो 3 हो गया। गॉन मतलब क्या होता है? साइड होता है बच्चों। और मैट्रॉन मतलब क्या होता है? मेजरमेंट होता है, मेजर, MEASURE, मेजर, यानी 3 साइड की जो मेजरमेंट होता है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। यानी आप किसी भी फिगर में जो 3 साइड होती है उसको जो मेजरमेंट करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो एक फील आया ट्रिगोनोमेट्री कैसे 3 साइड की मेजरमेंट्स की होगी। जैसे अगर मान लो हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, ये देखो, अब ये ट्रायंगल ले लिया हमने, तो ये हमारा एक साइड हो गया, है ना, ये हमारा एक साइड हो गई, ये एक साइड हो गई, ये साइड हो गई। तो देखो इसमें कितने 3 साइड्स हैं। ये A ले लो, इसको B नाम दे दो, इसको C नाम दे दो। तो एक AB साइड्स हो गया हमारा, क्या हो गया? AB साइड्स हो गया। दूसरा क्या हो गया? BC साइड हो गया। और फिर क्या हो गया? C। तो 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 3 साइड्स हो गए। तो इन साइड की जो मेजरमेंट होती है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। यानी आप ये कह लीजिए किसी भी ट्रायंगल शेप का या कोई ऐसे यूजेस आएंगे, अभी हम आपको दिखाएंगे भी इनका पर्पस क्या होता है। मेन 2 पर्पस है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो ये समझो, तो ये बात आपको समझ में आ गया। मतलब 3 साइड की जो मेजरमेंट होता है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। ठीक, तो अब देखो इनकी अगर हम यूज की बात करें तो किसी भी चीज की यूज कैसे करते हैं, इन सब बात को भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है। अब आप देखो यहाँ पे ये हमारा क्या होता है? राइट एंगल्स हो गया, 90 डिग्री की बात हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको एक एक्यूट एंगल्स की बात कर लूं तो एंगल्स देख लेते हैं, ठीक है। ये अब आप यहां पे देखिए, ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर्स, ठीक है। मेन पर्पस क्या समझ में आके 3 साइड की जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो ये हमारा एक साइड हो गया, ये परपेंडिकुलर्स हो गए, इसको हम लोग क्या बोल देंगे? बेस बोलेंगे। और ये क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूस है। ये आपने जो चैप्टर 6 है ट्रायंगल्स, उसमें मैंने आपको डिटेल समझाया है पाइथागोरस थ्योरम, राइट। पाइथागोरस थ्योरम पे ये बेस्ड है। तो समझिए ये जो है ना बच्चों, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, ठीक है। और जिस पे कोई भी ऑब्जेक्ट टिका हुआ होता है ना, दैट इज कॉल्ड बेस, है ना। तो हम उसको क्या बोलते हैं? बेस। ये क्या होगा हमारा? बेस। क्योंकि जैसे मैं आपको क्या बताता हूं कि पहले आप अपना बेस कंप्लीट करो। बेस इन द सेंस कंसेप्ट क्लियर करो। अगर आप कंसेप्ट क्लियर करते हो ना, तो आप क्वेश्चंस, कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कब? जब आप कंसेप्ट यानी बेस क्लियर करो। तो हमने इसको बोला बेस, ठीक है। अब ये क्या होगा? P यानी परपेंडिकुलर। तो ये हमारा P आ गया, ये B आ गया और ये H आ गया। ये चीजें ऑलरेडी आप फैमिलियर हैं
आपको ऑलरेडी ये चीज बताया गया है, क्योंकि ये क्लास 7 से ही स्टार्ट आ जाता है ये पाइथागोरस थ्योरम का, है ना। अगर आप रेफरेंस बुक को प्रेफर करते हैं तो, अगर आप एनसीईआरटी में होंगे तो शायद ये नहीं मिलेगा होगा, बट अगर आप रेफरेंस सॉल्व कर, जैसे आर.डी. शर्मा हो गया, आर.एस. अग्रवाल हो गया, इनके बुक्स को अगर आप सॉल्व किए होंगे तो आपको ये चीजें पता होगा। अगर नहीं भी है तो मैं आपको समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो। चलो, तो ये हमारा बेस हो गया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और ये हाइट हो गया, ठीक है। तो अब देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या कहता है, थ्योरम क्या कहता है, पीजीटी का जो थ्योरम क्या कहता है कि दो साइड का जो स्क्वायर होता है ना, तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। क्या कहता है, दो साइड का सम का स्क्वायर तीसरी साइड के इक्वल होता है, दैट इज कॉल्ड आप ऐसे कह सकते हैं इसको, है ना, कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप कहता है पीजीटी थ्योरम। ये क्या हो गया, पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है। क्या कहते हैं कि दो साइड का सम का स्क्वायर, यानी दो साइड का स्क्वायर का सम जो होता है ना, तीसरी साइड के इक्वल्स होता है। तो ये आपका पीजीटी थ्योरम होगा, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, इसमें तीन अननोन क्वांटिटीज हैं। क्या है, 3 अननोन क्वांटिटीज हैं, हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है, बेस। अब इसमें क्या होगा, 3 अननोन क्वांटिटीज है, तो 3 में से कोई 2 हमें दिया जाएगा और तीसरा कहेगा फाइंड आउट करने के लिए। समझ रहे हो, अगर परपेंडिकुलर दे दिया, बेस दे दिया, तो हमें हाइपोटेनियस पूछ लेगा। कभी हमें क्या देगा, हाइपोटेनियस दे देगा, परपेंडिकुलर दे देगा, बेस पूछ लेगा। तो इस केस में आप कैसे निकालोगे, ये फॉर्मूला देख लो। अगर आपको हाइपोटेनियस चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल आपको अंडर रूट क्या करेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो इससे आपको हाइपोटेनियस निकल के आ जाएगा। अब इन फॉर्मूले का यूज भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको बेस निकालना है तो क्या करेंगे, बेस निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और अगर आपको क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए बच्चों, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर। तो ये तीन फॉर्मूले जो है ना आपके लिए काफी रामबाण का काम करेगा बच्चों, किसमें, इस ट्रिग्नोमेट्रिक में बहुत इनके यूजेस हैं। तो ये चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर आप इनको अच्छे से रिमेंबर कर लेते हैं और इसको अच्छे से यूज करना सीख लेते हैं ना, तो आपको बहुत आसानी से आप चीजों को निकाल पाओगे, राइट। चलिए मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिखाता हूं। जैसे मान लो हमारे पास देखो P की वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और B की वैल्यू कितना है, 4 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है, H फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या करना है आपको, P पता है और B पता है, तो H निकालो। तो H बराबर अभी हमने क्या बताया, अंडर रूट क्या बताया, P स्क्वायर प्लस क्या बताया, B स्क्वायर, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे देखो वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लो। तो P की वैल्यू कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर लिखो, फिर क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर है ना। चलो अब यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 25 आ गया। अब आप देखो रूट में क्या होगा, 25 का फैक्टर करो तो 5 into 5, तो रूट के अंदर जब दो सेम होता है तो एक बाहर ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर, और ये आपका h निकल रहा है, ठीक है। तो इससे क्या करोगे आप h, तो इस फॉर्मूले को आपको पता होनी चाहिए। P हमें दे दिया जाए, B दे दिया जाए, तो h इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फॉर्मूला का यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। समझ आया कि नहीं। तो ये बेसिक बातें थी जो आपको याद होनी चाहिए, और ये फॉर्मूले जो है ये आपको अच्छे से रिमेंबर कर, राइट। चलिए देखिए हम लोग, आप इनको नोट कर ले, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आप कर लीजिए, बहुत यूज आएगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। अब देखो हमें आया इसका पर्पस क्या है। तो पहला पर्पस हमने क्या बताया कि किसी भी ट्रायंगल शेप्स का हाइट मेजरमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये बुर्ज खलीफा है, राइट। ये आपको देख रहे हैं कि ये जो है कुतुब मीनार है, इनकी हाइट मेजरमेंट करनी है, तो कैसे मेजरमेंट करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लगा करके हम इसका यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहला क्या होता है, इसका हमें पहला पॉइंट अभी क्या करना है, इसका जो मेन है टू फाइंड द साइड्स, यानी साइड की मेजरमेंट करने के लिए होता है ना। टू मेजर्स ऑफ
देयर साइड्स। ठीक है, पहला बात कि हमें किसी भी ट्रायंगल शेप का साइड को मेजरमेंट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। दूसरा क्या करते हैं, एंगल फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। जैसे देखो एंगल कैसे निकालोगे, एंगल और साइड दिया रहेगा तो ऊपर भी हम इसका निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम इसकी हाइट पता करना चाहें तो क्या करें, कुछ एंगल बना लेंगे इस तरीके से और इसे से हम देखेंगे तो ये हमारा यूजेस आएगा। इसका जो चैप्टर है ना बच्चों, अभी जो आप चैप्टर 8 पढ़ रहे 9 में इनका एप्लीकेशन दे रखा है, तो उससे आप इसकी हाइट पता कर पाएंगे। समझ रहे बात को, एंगल दे दिया जाएगा, यहां से डिस्टेंस लेंगे, इसकी हाइट इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे मान लो ये देखो एक फिगर में आपको इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से दिखा रहा हूं। देखो यहां से चढ़ के तो हम हाइट नहीं मेजरमेंट करेंगे कितनी हाइट है ना, तो यहां से मेजरमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें ये बेस पता चल जाए और ये एंगल पता चल जाए तो हम इसकी हाइट आसानी से निकाल लेंगे। ये सब दिखाएंगे अभी आपको। एप्लीकेशन जो चैप्टर 9 है ना, उसमें ये डिटेल्स है कि किसी भी बड़े से बड़े टावर के बिना चढ़े आप हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये देखो बुर्ज खलीफा है, यानी यहाँ इसकी अगर हाइट में बताऊं तो ऐसे इस पे चढ़ के तो आप हाइट पता करोगे नहीं कि यहां से जाके अगर कोई रस्सी गिराओगे तो ऐसा तो होगा नहीं बच्चों, है ना, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, सिंपल क्या बात है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हम डिस्टेंस ले लेंगे कितनी दूरी पे जाना है और यहां से इसके एंगल्स ले लेंगे। तो हमें एंगल पता चल जाए और ये बेस पता चल जाए तो ये हाइट तो आसानी से निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो, इसका एप्लीकेशन है बहुत है, इसीलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों की समझना ये सारी चीजें का। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना भी बड़ा बिल्डिंग क्यों ना हो, आप किसी का भी हाइट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कब, जब उनकी बेस पता चल जाए और कुछ एंगल पता चल जाए। कितने एंगल पे हम देख रहे हैं, 30 डिग्री एंगल पे देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग एंगल पता चल जाएगा। 60 डिग्री पे देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग एंगल पता चल जाएगा। 0 डिग्री पे देख रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग एंगल पता चल जाएगा, साइड पता, लेंथ पता चल जाएगा। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन में। तो मेन पर्पस ये था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का पर्पस की बात किया जाए तो टू मेजर ऑफ देयर साइड, किसी भी ट्रायंगल शेप्स का आप साइड निकाल सकते हैं, किसी का लेंथ निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं और उनकी हाइट निकाल सकते हैं। बहुत यूजेस हैं, इन सब की हाइट को मेजरमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। बड़े बड़े टावर बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। इन चीजों को ट्रिग्नोमेट्री को ध्यान में रख करके किया जाता है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। क्लियर, तो पर्पस समझ में आया। दो मेन पर्पस है कि किसी भी फिगर्स की जो है हम बेस निकालने के लिए कर लेते हैं और साइड। अच्छा, अब आते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझना है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बच्चों अगर मैं बात करूं तो देयर आर 6 रेशियो। टोटल जो है ना 6 रेशियो है। क्या है समझिए पहले। देखो अब सबसे पहले हम ट्रायंगल ले लेते हैं। ये देखो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अब आपको बेस तो पता है, अगर मैं इसको एंगल मान लूं तो ये हमारा बेस बन जाएगा और अगर मैं इसको एंगल मानूं तो ये हमारा बेस हो जाएगा। इसको हमने ए बोल दिए, इसको हमने बी बोल दिए, इसको सी बोल दिए। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे कई बच्चे क्वेश्चन में फंस जाते है ना। अगर मैं एंगल सी लूं ना, ध्यान रखना, अगर मैं एंगल सी लूं तो ये हमारा बेस आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं एंगल ए लूं तो ये हमारा बेस हो जाएगा। ये चीजें आप अच्छे से ध्यान रखना। एंगल ए और सी में अंतर है, ठीक है, वैल्यू में अंतर हो जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूं मैं एंगल सी ले रहा हूं, राइट। एंगल क्या ले रहा हूं, सी, यानी इसको अगर मैं थीटा नाम दे दूं तो ये हमारा एंगल, इसको अगर हम लेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइट होगा, सॉरी हाइपोटेनियस होगा। तो हाइपोटेनस कैन नेवर बी चेंज, हाइपोटेनस चेंज कभी नहीं होगा, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस में चेंज होता है। अच्छा, इस फिगर को आप देखिए थोड़ा सा। अब आप ये देखिए, अगर मैं इसको एंगल ले लूं ए और ये हो गया बी, ये हो गया सी, यानी अगर मैं एंगल इसको ले लूं तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो ये दो कंसेप्ट आपको अच्छे से याद रखनी है, नहीं तो आपके क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है ना। तो देखो अगर ये एंगल होता है तो ये बेस हो जाएगा, ठीक है, और अगर ये एंगल होता है तो ये बेस हो जाएगा। बेस एंड परपेंडिकुलर मे बी चेंज बट हाइपोटेनस कैन नेवर बी चेंज, ये आपको याद रखना है। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा, वो जहां है वह ही रहेगा। सिर्फ बेस और परपेंडिकुलर एंगल पे डिपेंड करता है।
एंगल में अगर चेंज कर दे रहे हो तो उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। एंड चेंज इन द सेंस ये नहीं कि 30 डिग्री के 90 डिग्री, ऐसा नहीं, आप उनकी वैल्यू को, है ना, देख रहे हो ना, अगर इस साइड से हमने इधर ले लिया तो ये हमारा बेस हो जाएगा, है ना, और इधर लेंगे तो उस हिसाब से आ जाएगा। बात समझ आया कि नहीं? तो ये कंसेप्ट आप लिख लीजिए, ठीक है। चलो, तो अब हम इनके रेशियो की बात कर लेते हैं। तो रेशियो की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो टोटल इनके जो 6 रेशियो होते हैं, राइट। क्या होता है देख लो, एक तो साइन होता है बच्चों, ठीक है, एक क्या होता है कॉस होता है, और क्या होता है टेन होता है। ये 3 रेशियो होते हैं। अच्छा, साइन का उल्टा जो होता है कॉसेक होता है, ठीक है। कॉस का उल्टा क्या लिखेंगे, सेक, सेक हो जाएगा। और टेन का क्या होता है कॉट। यानी ये जो है ना, आपको ये रेशियो होते हैं 1 2 3 4 5 6 रेशियो के। अब आप देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब जो एंगल ए लेंगे तो आप या इधर सी लिखना चाहो तो सी लिख लो, या थीटा लिखना चाहो थीटा लिख सकते हो, है ना, राइट। इसमें अगर आप ए लिखना चाहोगे तो ए लिख दो, अगर इनके अकॉर्डिंग करोगे तो ए आएगा, और इनके अकॉर्डिंग करोगे तो सी आएगा। चलो, तो मैं पहले इनके अकॉर्डिंग आपको दिखाता हूं, ठीक। तो यहां हम क्या ले लेंगे, सी ले लेते हैं, राइट। एंगल को हम अभी इसको हटा देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज थोड़े से हो जाओगे, है ना। इसको हटा दो, वैसे आपको बुक्स में मिलेगा, ठीक है। हमने सिर्फ ये एंगल लिया सी, इसको माना तो ये हमारा बेस हो गया। ये क्या हो गया, बेस, क्योंकि एंगल हमने इसको लिया ना, तो ये बेस हो गया, राइट। तो देखो आप इसको क्या करोगे, बेस, यानी हमें क्या हो जाएगा, BC अपॉन क्या हो जाएगा, BC अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइट यानी AC, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, B अपॉन में H लिखोगे, ठीक है। अच्छा, cos C देखो, तो cos इक्वल्स टू क्या होता है, P अपॉन में B, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो क्या लिखेंगे आप, AB अपॉन में AC, दैट इज कॉल्ड क्या निकल के आ जाएगा, P अपॉन में H। अच्छा, अब tan C का देखो, तो tan C क्या होता है, P बटे P, यानी AB अपॉन में BC इक्वल क्या होगा, P अपॉन में B आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका साइन कॉस टेन आ गया। अच्छा, अब आप देखो इस केस में क्या करोगे आप, तो सेक का उल्टा हो जाएगा, यानी AC अपॉन क्या हो जाएगा, BC होगा, बराबर हाइट अपन में क्या होगा, बेस। अच्छा, कुछ तो sin थीटा इक्वल्स टू P बटे H होता है ना बच्चों, तो मैंने कुछ गलत कर दिया क्या, यस बच्चों गलत है। यहाँ पे देखो sin थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ जो है ना, ये वैल्यू जो है मिस्टेक है, आप इनको, अच्छा यहाँ पे भी मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे उल्टा लिख दिया। अच्छा, अब देखो, ठीक है, क्या करना है हमें, यहाँ पे sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनियस होता है, तो यहाँ पे AB आ जाएगा और यहाँ पे P आ जाएगा, और यहाँ पे बेस होगा BC अपॉन में क्या हो जाएगा, BC अपॉन में क्या होगा, यहाँ पे B आ जाएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट है। sin थीटा इक्वल टू P बटे H, cos थीटा इक्वल टू B बटे H, tan थीटा इक्वल टू P बटे, अब जाकर ये करेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो हमें AC, यानी यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे भी आप इसको करेक्ट कीजिए। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा AB, और यहाँ पे क्या लिख देंगे P, ठीक है। अब देखो यहाँ पे C है ना, AC लगाइए, तो सेक इसका उल्टा लिख देंगे, तो उल्टा होगा तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, सिंपल H, यानी आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC अपॉन में क्या लिखेंगे, BC, AC अपॉन में क्या हो जाएगा, BC, यानी AC तो H और BC क्या है आपका B। अच्छा, cot C की अगर मैं बात करूं तो ये क्या निकल के आ जाएगा, BC अपॉन में AB, तो BC की वैल्यू क्या है आपका, BC की वैल्यू है P, तो ये क्या हो जाएगा, B अपॉन में P। तो ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला निकल के आ गया sin C के टर्म्स में ये आ गया, ठीक है। कब, जब हमने इसको एंगल माना था तब, ठीक है। अब अगर देखो बच्चों, आपको थोड़ा सा मैं ये भी आपको हिंट्स दे दूं, ये वाला, अगर मैं एंगल A लेके चलूं तब क्या होगा, देखो साइन एंगल A, तो क्या हो जाएगा, अब इसके लिए तो ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया, तब देखो क्या होता है, sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, P बटे H। तो देखो P की वैल्यू क्या है हमारे पास, P की वैल्यू देखो BC है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, BC अपॉन में क्या हो जाएगा, हाइट यानी AC, देखो चेंज आ गया, ठीक। और अगर मैं cos A की बात करूं तो cos A की क्या होता है, B बटे H होता है, ठीक है। तो B की वैल्यू क्या है हमारा, AB
ए बी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए सी आ जाएगा, राइट। और अगर मैं tan ए की बात करूं तो p बटे क्या हो गया b, तो p की वैल्यू क्या है हमारे पास, p की वैल्यू है bc और ab की वैल्यू कितनी है, p बटे b होता है, राइट। तो ab आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हमें क्या करना है, sin a इक्वल्स टू p बटे b, cos a इक्वल्स टू b बटे s है। तो देखो ये रेशियो कभी चेंज नहीं होता, ये जो रेशियो है ना, ये आपका फॉर्मूला वही का वही रहता है, मेन इनका जो है ना साइड चेंज हो जाता है, रेशियो तो वही रहेगा। जैसे आपने sin थीटा इक्वल टू p बटे x, cos थीटा इक्वल टू b बटे s, tan थीटा इक्वल टू p बटे b, ये सेम रेशियो रहेगा, बट इनके जो साइड्स है ना वो वैरी कर जाता है ना। आप देख पा रहे होंगे ना, ये रेशियो तो सेम है। अब देखो sin a इक्वल टू p बटे h यहाँ भी है, p बटे h यहाँ पे भी है, ये रेशियो चेंज नहीं होता है। ये वाला साइड देखो, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं, समझ पाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने sin c में क्या लिखा है, a बटे b, और यहाँ पे हमने क्या लिखा है sin a में, ये देखो चेंज हो गया, जो बेस का था वो आ गया। तो यही बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको एंगल को ध्यान रखना है। एंगल को अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, आपका आंसर करेक्ट होगा। तो इसीलिए ये चीजें मुझे बताना पड़ा। सेम पैटर्न आप इसमें भी यूज करेंगे, क्योंकि एंगल ए को नोट्स करके देखेंगे। तो आपने देखा कि एंगल की क्या महत्व है, अगर एंगल ए होता है तो उसके अकॉर्डिंग वैल्यू लिखने हैं, एंगल अगर सी होता है तो उसके अकॉर्डिंग एंगल लिखना है। समझ रहे बात को, ये नहीं समझ लो, क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर। चलो, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ओके। अच्छा, सेम पैटर्न अगर मैं यहाँ पे क्या लगाऊं, कॉसेक ए के लिए लगाऊं, देखो ए की टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, ए, तो हमारा तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, h अपॉन में क्या होता है, p होता है, राइट। तो h की जगह पे आपका वैल्यू क्या है, ac, और p की वैल्यू क्या है, bc, तो ये निकल के आ जाएगा। और सेम अगर आप सेक की बात करते हैं ना, सेक a की केसेस में बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, h अपॉन में भी आ जाएगा। तो h की जो वैल्यू है हमारा क्या हो जाएगा, ac ही आएगा, और b की जगह पे हमारा क्या ab है, तो यहाँ पे हम ab लिख देंगे, राइट। और अगर मैं कॉट की बात करूं, कॉट ए की बात करूं, तो फॉर्मूला तो वही है, क्या हो जाएगा, b बटे p हो जाएगा। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास, bc, तो bc अपॉन ab है ना बच्चों, तो यहाँ पे ab लिखो, अपॉन में क्या हो जाएगा, bc, तो देखो ये वैल्यू निकल के। तो यही देखना है कि अगर आप एंगल c ले रहे हो तो ये सारे आप रेशियोज लिखोगे, है ना। और अगर आप एंगल b, अच्छा अब है बच्चों इनवर्स रिलेशन। क्या है, इनवर्स रिलेशन को समझना है। देखो इनवर्स रिलेशन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनको समझना। तो देखो इसके लिए मेन फॉर्मूला आप ध्यान रखना। पहला फॉर्मूला क्या होता है, देखो साइन थीटा, राइट, और क्या होता है कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, यहां से आपका इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। अगर आप ये फॉर्मूले को याद कर लेते हैं ना तो आपके इनके बेसिस पे 3 फॉर्मूले आपको बन जाएंगे। पहला देखो साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, 1 बाय कोसेक थीटा। देखो ना यहाँ पे साइन थीटा इनटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 है, और ये दोनों मल्टीप्लाई में, इधर मल्टीप्लाई में तो उसे लेके जाएंगे तो डिवाइड के फॉर्म में होगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक थीटा हो जाएगा। अच्छा अब आप देखो कोसेक, तो अगर कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या करोगे, तो 1 बाय साइन थीटा आ गया, है ना। तो ये आपके रिलेशंस, मेन आपको ये याद रखना है। और दीस आर द इनवर्स रिलेशन। ये क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया ना। देखो ना साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाय h, यानी आप ऐसे कर लो, क्या करोगे 1 बाय साइन थीटा कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, h अपॉन में क्या होता है, p होता है, h अपॉन में p होता है, यानी इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, p ऊपर चला जाएगा और ये क्या हो जाएगा h। देखो h बाय रिलेशंस क्या हो गया, sin थीटा इक्वल टू p बटे h आया, तो ये इनवर्स रिलेशन आ गया। क्या आ गया, इनवर्स रिलेशंस आ गया। sin थीटा इक्वल टू p बटे h आ गया, है ना। सेम cosec थीटा इक्वल टू क्या होगा, यानी 1 बाय sin थीटा, 1 बाय cosec थीटा sin थीटा के बराबर होता है। दैट इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन। इसी को क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। तो ये बात समझ में आपको आ गया, ये फॉर्मूलेज आपको याद रख लेना। चलिए एक और रिलेशन है, इसको मैं आपको दिखाता हूं। देखो उसके बाद tan थीटा और cot थीटा। tan थीटा और cot थीटा क्या होता है, 1 होता है। ये रिलेशंस को आपको याद रखनी है। tan थीटा इनटू cot थीटा क्या होता है, 1 होता है। अच्छा आप देखो इससे रिलेशन क्या बनेगा, tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय cot थीटा हो जाएगा, और cot थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 बाय tan थीटा हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। tan थीटा इनटू cot थीटा इक्वल क्या हो गया, 1,
तो वही रिलेशन जो मैंने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाय cot थीटा, cot थीटा इक्वल्स टू 1 बाय tan थीटा, इसका फार्मूला रखेंगे, इसके बराबर आ जाएगा, राइट। चल ये रिलेशन हो गया। एक रिलेशन और है बच्चों, उसको भी देखो। अब तो 4 रिलेशन देखा ना आपने, sin थीटा, cosec थीटा, tan थीटा और cot थीटा। अब जो होगा बच्चों cos थीटा इनटू sec थीटा, तो cos थीटा इनटू sec थीटा 1 होता है, ये मेन फार्मूलेज होते हैं, आप इसे याद रखेंगे। cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल्स टू 1 होगा, तो cos थीटा इक्वल्स टू 1 बाय sec थीटा हो जाएगा, ठीक है। और sec थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, 1 बाय cos थीटा, राइट। तो ये मेन फार्मूलेज थे जो आपको मैंने स्टार लगा दिया यहाँ पे, जो मैंने, है ना, आप इस तरीके से जो आप ये वाले याद कर ले, है ना, ये फॉर्मूले लर्न करने, तो बाकी चीजें में आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बहुत आसानी से चीजें को कर पाएंगे। इसको आप लर्न कर लीजिए, इसको लर्न कर लीजिए और इसको लर्न कर लीजिए। ये रिलेशन आप याद कर लेते हैं ना, तो बाकी फॉर्मूलेज आपके बन जाएंगे बहुत इजी से, राइट। देख ही पा रहे होंगे, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं बच्चों क्या है हमारा नेक्स्ट जो है। अच्छा, अब आगे बच्चों एक्सरसाइज के, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर आप अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आपके, अब ये क्वेश्चन दे रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके आसान से सॉल्व हो जाएंगे। चलिए मैं एक एक करके दिखाता हूँ। देखो, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल, राइट, एट अ बी, एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है, ठीक है, उसमें राइट एंगल जो है ना वो B है, ओके। सो AB इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है हमें, ये हमें निर्धारित करना है कि sin A की वैल्यू क्या होगा, cos A की वैल्यू क्या होगा, sin C की वैल्यू क्या होगा, cos C की वैल्यू क्या होगा। देखो एंगल यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, तो वैल्यू में भी चेंज देखने को मिलेगा, जो मैंने अभी आपको कंसेप्ट लेक्चर में समझाया था, राइट। सो अब यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं, जिससे कि आप समझ पाएंगे। ये देखो, हमने बच्चों ये ट्रायंगल्स बना लिया। अच्छा, थोड़ा सा अच्छे से ट्रायंगल बना लूं। चलो इनको देखो, ये हमारा एक ये बन गया ट्रायंगल्स, ठीक है। चलो अब हमें क्या है, एंगल बी राइट एंगल है, ये हमारा राइट एंगल्स है। अब आप इनको ए ले लीजिए, इनको सी ले लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपको ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। ए बी ये जो है आपको 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और BC जो है ये 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो हमें दो साइड दे दिया, BC दे दिया हुआ है और BC दिया हुआ है और AB दिया हुआ है, ठीक है। और हमें AB तो निकालना पड़ेगा। अगर हमें दो साइड दे दिया जाए तो तीसरी साइड निकालने के लिए मैंने आपको PGT थ्योरम बताया था, पाइथागोरस थ्योरम बताया था, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, आपको क्या है, P की जो वैल्यू है ना बच्चों, वो कितना दे रखा है। अगर इसको A मानते हैं तो ये हमारा बेस हो जाएगा। फिलहाल तो चलो हम साइड निकाल लेते हैं, बाद में बात करेंगे। इसको बेस मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेस आ जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। तो P की वैल्यू मैं 24 सेंटीमीटर ले लेता हूं, ठीक है, A के अकॉर्डिंग करके। और P की सॉरी ये B हो जाएगा ना, B हो गया। अच्छा, P कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर, तो H निकाल लो। तो H के लिए फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ से पहले वैल्यू निकाल लीजिए। P की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7, 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 576 आता है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो क्या होगा, 625 आ जाएगा, ठीक है। 9 5 9 6 15 625, और 625 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हो तो यहाँ पे क्या होगा, 25 इंटू 25, तो क्या होता है 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी रूट के अंदर दो, अगर 25 रूट के अंदर दो सीम होता है ना, तो एक वैल्यू हम बाहर लगा लेते हैं। तो ये हमारा h क्या हो गया, 25 सेंटीमीटर आ गया, ये हमारा हाइट, ये हाइपोटेन्यूस आ गया, ठीक है। तो ये चीज आपको तीनों साइड पता चल गया। अच्छा, ठीक है। अब तीनों साइड पता चल गया तो बहुत आसानी से हम चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। यहां पे देखो, फर्स्ट पार्ट में हमें क्या कह रहा है, साइन A निकालना है। क्या निकालना है, साइन A निकालना है। तो देखो A के लिए मैंने क्या बताया था, ये अगर एंगल लेंगे तो ये हमारा बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, ठीक है। तो साइन A के केसेस में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, ठीक है।
तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए के केसेस में ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनस, यानी आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC अपॉन में क्या लिखेंगे, AC। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पे ध्यान दो, तो BC का वैल्यू क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो 7 और AC कितना है 25, तो ये आपका ये आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अच्छा अब कह रहे हैं cos A, तो cos A निकालिए, तो cos A इक्वल्स टू क्या होता है, V बटे H होता है। तो देखो B हमारा वैल्यू क्या है, ये हो गया AB, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, AB अपन में क्या लिखेंगे AC। AB के वैल्यू कितना है 24, तो 24 और AC कितना है 25, तो 25, ये आपका आंसर निकल के आ गया, है ना। तो पहला पार्ट का आंसर आपका क्या निकल के आ गया, देखो 7 अपन में 25, 24 अपन में 25, राइट, ये आपका ए का निकल के आ गया। अच्छा अब आप दूसरा केस में देखिए, सेकंड केस में हमें क्या कह रहा है, साइन C कह रहा है। अब ध्यान दो, समझने वाला बात क्या है, ये हो गया काम। अब मैं यहाँ पे कलर चेंज करता हूं जिससे कि आप समझ पाएंगे। देखो अगर मैं ये इसको ले लूं, एंगल इसको लूंगा ना, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। समझ रहे बात को, एंगल C लूंगा तो ये हमारा बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला तो बच्चों वही होता है, sin θ इक्वल्स टू P बटे H, क्या होगा P बटे H। देखो P की वैल्यू क्या है हमारे पास, P यानी AB अपॉन में क्या हो जाएगा AC। ठीक है, अच्छा अब देखो AB की वैल्यू क्या है 24 और AC की कितनी है 25, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अब sin, अच्छा cos C है, क्या है cos C, तो cos C इक्वल्स टू क्या हो गया B बटे H आ गया। तो देखो B की वैल्यू क्या है हमारे पास, B जो है BC, BC अपन में क्या हो जाएगा AC, तो BC की जगह पे हमारा वैल्यू क्या है 7 और AC क्या है 25, तो ये आप कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, थोड़ा सा कंपेयर करके आप देखिए चीजों को समझने के लिए, जस्टिफिकेशन के लिए। हमने साइन A के टर्म में निकाला P बटे H 7 अपन में 25, अब यहाँ पे देखो P बटे H 24 अपन में ये आया, तो क्या दिक्कत था, एंगल का चेंज आया ना, तो एंगल का चेंज आया तो वैल्यू का चेंज आ गया। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए मैंने आपको कंसेप्ट में थोड़ा सा टाइम लेकर के आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया कि आप अच्छे से समझ जाओ और ये गलतियां ना करो, है ना। एंगल पे डिपेंड करता है बच्चों कि उनके साइड किसको हमें लेना है किसको नहीं लेना है, रेशियो दोनों का सेम होता है। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं P बटे H और यहाँ पे भी देख रहे हैं P बटे H, तो सिर्फ एंगल चेंज हो सकता है, ये जो एंगल चेंज हो रहा है तो वैल्यू में भी चेंज हो रहा है, उनकी साइड में भी चेंज हो रहा है। समझ रहे हो बात को कि नहीं, समझ रहे हो ना। चलो तो ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपको अच्छे से समझ आ गया आपको। चलिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कह रहा है इन द गिवन फिगर, राइट, इन द गिवन फिगर फाइंड tan P इक्वल cot A। अच्छा बच्चों यहाँ पे आपको एक फिगर दिया होगा, है ना, जो फिगर मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, चलो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, राइट, एक मिनट। इसको है ये फिगर्स हम देख लेते हैं, ये हमारा एक फिगर बन गया, ठीक है। अच्छा कह रहा है इन द फिगर फाइंड द P एंड cot R। अच्छा यहाँ हम इसको P लेंगे, इसको R लेंगे, राइट, और इसको Q लेंगे, Q हमारा राइट एंगल से, ठीक है। अच्छा तो ये बातें क्लियर हो गई हमारे पास, ओके। अच्छा अब देखो इसमें हमें वैल्यूज भी दिया हुआ होगा, राइट। अच्छा मैं एक अप्रोक्सीमेटली ले लेता हूँ, इसको 5 ले लेता हूँ, इसको 12 ले लेता हूँ। आप डायग्राम में देख लेना, है ना, आई थिंक यही होगा, 5 और 12 भी आता है, ठीक है। अच्छा तो अब हमें क्या करना है, tan P और cot R निकालना है। क्या निकालना है, tan P और cot R निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान देने वाली बात ये है कि क्या, ये देखो ये हमने इसको 5 लिया है और इसको हमने 12 लिया है, आप चेक कर लेना वैल्यू में, ठीक है ना। चलो तो ये 5 आ गया, तो हमारे पास अगर मैं इसको एंगल मान के चलूं, ठीक है, अभी हम एंगल नहीं मानते हैं, अभी सिर्फ ये देखते हैं कि ये हमारा बेस है और ये परपेंडिकुलर है, इसको मान करके, ठीक है। चलो तो हमारा ये बेस हो जाएगा, तो बेस की वैल्यू क्या हो गया 5, ठीक है, और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो P की वैल्यू कितना हो गया 12। तो हाइपोटेनियस निकालेंगे, तो हाइपोटेनियस के लिए फॉर्मूला भी बच्चों मैंने आपको बताया था, क्या, P² प्लस
बी स्क्वायर बताया था, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए P की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 है, तो 144 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 5 का 25 आ जाएगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा 169। तो 169 को बच्चों आप अगर तोड़ोगे तो 13 into 13 आता, यानी 13 सेंटीमीटर या जो भी लिखोगे आप 13 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपका 13 आ गया, ठीक है। अब देखो आपके पास तीनों साइड आ गया, ये साइड से आ गए, ये साइड आ गए, ये साइड आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो tan p निकालना है, पहले p निकाल दो tan p। तो tan p की अगर बच्चों में बात करो तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है p बटे b होता है, ठीक है। यानी अगर इस p के केसेस में मैं बात करूं तो ये हमारा एंगल p हो गया, तो ये बेस हो जाएगा। मैं कलर चेंज करता हूं जिससे कि आप समझ पाओगे। तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो b की वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा 12 और हमारा क्या हो जाएगा p जो है आपका 12 अपॉन क्या हो जाएगा और b हमारा कितना है। अच्छा देखो बच्चों p की वैल्यू 12 थोड़ी होगा, p की वैल्यू क्या है हमारा वो देख लेते हैं ना। इस तरह बच्चों कंफ्यूजन होती है तो आप ध्यान रखना चीजें को, है ना। p अपॉन में b है, तो p हमारा क्या आ गया qr आ गया ना, तो यहाँ पे आप qr से लिखो पहले qr अपॉन में b क्या है हमारा pq, तो pq। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, qr की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो हमने 5 लिखा, ठीक है। और pq की वैल्यू क्या है हमारे पास 12 है, तो हमने 12 लिखा, ठीक है। अच्छा अब देखिए दूसरे के लिए, अब हमें क्या करना है cot r ले लेते हैं, cot r। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा cot r का क्या होता है फॉर्मूला b अपॉन में p आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आप देखो हमें r वाला एंगल लेना है, यानी ये वाला एंगल लेना है। ये अगर लेंगे एंगल तो ये हमारा बेस आ जाएगा और ये परपेंडिकुलर आ जाएगा और हाइपोटेनियस तो यही रहेगा, ठीक है। अच्छा तो अब देखो हमारे पास b की वैल्यू क्या है qr है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे qr लिखेंगे, ठीक है। और p की वैल्यू क्या है हमारा pq है, तो यहाँ पे हम pq लिखेंगे, ठीक है। अच्छा qr की वैल्यू कितनी है 5 और pr की वैल्यू कितनी है 12, तो ये आ गया 12। अब देखो हमारा tan p का वैल्यू क्या आया 5/12 है और cot r का भी वैल्यू यही आ रहा है ना, देखो है ना, देखो सेम आ रहा है। यहाँ पे देखो ये रेशियो में चेंज है ना, लेकिन चेंज है लेकिन वैल्यू भी सेम आ रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। अच्छा अब आप क्या करेंगे इन दोनों का कैलकुलेशन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए tan p माइनस cot r, तो tan p इसका क्या है 5/12 और ये भी क्या है 5/12। तो अब आप इसका एलसीएम लो, तो 12 का एलसीएम लोगे तो 12, तो 12 से 12 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5 माइनस 5, तो क्या हो गया 0/12। तो फाइनली जो आंसर आया वो क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है ना। तो tan p माइनस cot r की वैल्यू क्या निकल के आ रहा है 0 आ रहा है, तो दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो ये मेन पर्पस जो है क्वेश्चन पूछने का वो आपका ये एंगल समझाने के लिए ही ये क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन भी और दूसरा क्वेश्चन भी एंगल को समझाने के लिए ही ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था। तो आई होप आपको ये एंगल समझ में आ गया कि एंगल के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज करता है, क्लियर। चलिए तो ये क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो गए, 0 आपके आंसर्स आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। अच्छा अब क्या है बच्चों, इफ sin a equals 3/4 comma calculate the cos a and tan a। अच्छा cos a और tan a हमें बताना है, sin a equals to हमें दिया है 3/4 कैलकुलेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे एक ट्रायंगल बनाएंगे जिससे कि हम आसानी से आपको समझा पाए। तो ये हमने ट्रायंगल्स ले लिया, बना लिया हमने ट्रायंगल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है sin a, तो एंगल A, तो ये हम इसको एंगल B मान लेते हैं, इसको हम एंगल A ले लेते हैं, इसको एंगल C ले लेते हैं, ठीक है। तो sin A इक्वल्स टू 3/4 दिया हुआ है, तो sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है P/H होता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं एंगल इसको A लूं तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। तो देखो P की जगह पे क्या है 3, H की जगह पे क्या है 4,
तो ये हमारा 4 आ गया, है ना, और ये हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब हमें चाहिए क्या, बेस चाहिए। क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से बता रखा है। बेस इक्वल्स टू क्या होगा, सिंपल सा फॉर्मूला आप लगाओ, क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर कर दो, आपका बेस की फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो यहां से बेस की वैल्यू निकल के आ जाएगा, आपकी सारा काम खत्म, सारा टेंशन खत्म। चलो, तो b इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर, h की वैल्यू क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका 7। तो जो बेस है वो आपको क्या हो गया, 7 आ गया। ठीक है, तो अब आपका बेस की वैल्यू पता चल गया, परपेंडिकुलर्स की वैल्यू पता चल गया, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता चल गया। ठीक है, तीनों वैल्यूज आगे अब आप रिलेशन निकालना है, रिलेशन निकालो cos a का, देख लो cos a, तो cos a इक्वल्स टू क्या होता है, b बटे h होता है। तो b की वैल्यू क्या है आपके पास, देखो b की वैल्यू क्या है आपके पास 3 है। आप डायरेक्ट, अभी तो यहाँ पे c की बात नहीं हो रही ना, तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट 7 अपॉन में h की वैल्यू क्या है 4, तो ये आ जाएगा। और tan a, तो tan a की वैल्यू क्या होता है, p बटे b होता है। तो p की वैल्यू क्या है आपके पास 3 और b वैल्यू आपने निकाला अंडर रूट 7, तो ये आपका आंसर निकल के आ गया। और ये क्वेश्चन में क्या रहा था कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cos a और tan a की वैल्यू निकालना था, कब, जब sin a हमें दिया हुआ है 3/4। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। क्लियर हो गया, इसको नोट कर लें। चलिए अगला पार्ट देखते हैं क्या है। अगला पार्ट में क्वेश्चन है, गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8, फाइंड sin a और sec a। अच्छा, यहां पे देखो थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, क्या कि यहां पे कह रहा है कि cot a इक्वल्स टू 8 दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, sin a और cosec a। तो सिंपल जो रामबाण जो है वो आप याद कर लें। ये सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाएं, तो हमने ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अच्छा, अब हमें दिया क्या है, 15 cot a, यहां पे देख लो 15 cot a इक्वल्स टू 8। ठीक, तो देखो इसके साथ ये रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का है, तो ये अगर उस साइड जाएगा तो डिवाइड का रिलेशन बन जाएगा। तो cot a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 अपॉन में 15 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो cot a, तो cot a का जो रेशियो क्या होता है, वो क्या होता है, b बट अपॉन क्या होता है, p होता है, b अपॉन में p आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये जो एंगल है ना, ये हमें a दे रखा है, तो हम इसको a ले लेते हैं, इसको b ले लेते हैं, इसको c लेते हैं। अगर आप लेने को इसको भी बच्चों a ले सकते हो, मैं बार बार ये ले रहा हूं, ये मुझे इजी लग रहा है, आप चाहो तो इसको a मान लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है जब एक की बात होगी, क्योंकि यहाँ पे दे तो रहा नहीं है, तो आप किसी को भी लेट कर सकते हो, वो आपके अकॉर्डिंग है ना, आपका वो चॉइस है। तो अगर मैं इसको एंगल मान लूं, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो बेस की वैल्यू है वो 8 है और जो p की वैल्यू है वो 15 है। तो हमें चाहिए क्या, हाइट चाहिए, हाइट इन द सेंस हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज के लिए मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है ना। चलो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे p का स्क्वायर कितना है, p 15 है, तो 15 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 225 होता है। ठीक है, और हमारा h है 64 हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो 64 लिखो। तो फाइनली जब आप इनको सॉल्व करेंगे ना, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, देख लो, h इक्वल्स टू अंडर रूट, तो 225 प्लस इसको करोगे तो क्या हो जाएगा, 289 आ जाएगा। और 289 जो है ना बच्चों, 17 इंटू 17 करोगे तो क्या होगा, 17 आ जाएगा, क्योंकि 17 का जो स्क्वायर होता है ना 289 होता है। मुझे लर्न है, आप इसे लर्न करना है या फिर फैक्टर कर लेना। तो रूट के अंदर दो सेम वैल्यू होता है, तो इसको हम बाहर कर लेते हैं। तो अब आपको पता चल गया कि कौन क्या वैल्यू है। तो ये आपको 17 पता चल गया, ठीक है, ये आपका p है, तो ये 15 है और ये 8 है। ठीक है, ये बातें हमें पता चल गया और ये हमारा राइट एंगल है। ठीक है, अच्छा ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है, हमें sin a और sec a निकालना है। तो यहाँ पे sin a इक्वल्स टू क्या होता है, p बटे h होता है। तो यहाँ पे एक एंगल की बात है, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो p की हमारा वैल्यू क्या है, 15 है
और h की वैल्यू कितना हमने निकाला 17, तो ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब कह रहे हैं हमारे पास sec a, तो sec a की वैल्यू क्या होगा, sec cos का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा h अपॉन में b आ जाएगा। तो h की वैल्यू हमारे कितना है 17, और b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, b की जो वैल्यू है हमने कितना निकाला है बच्चों, b की वैल्यू 8 है, तो ये आ गया आपका आंसर खत्म। और ये आपसे पूछा जा रहा था कि sin a बताइए और sec a बताइए, दोनों वैल्यूज आ गए, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है। क्लियर हो गए क्वेश्चन, आगे देखते क्या है। अगला क्वेश्चन है गिवन sec थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन में 12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो आपको दिया हुआ यहाँ पे देखो sec थीटा की जो वैल्यू है ना बच्चों, sec थीटा की वैल्यू ये दे रखा है, कैलकुलेट अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। तो टोटल जो रेशियो होता है ना वो आपको 6 होता है, ये आपको पता है, ये मैंने आपको शुरू में कांसेप्ट में बता रखा था, ठीक है। तो एक रेशियो आपको दिया हुआ है sec थीटा इक्वल्स टू 13 अपॉन में 12, और बाकी के रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, राइट। तो चलिए इनको प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे देख लो sec थीटा इक्वल्स टू दे रखा है 13 अपॉन में 12, तो sec थीटा cos का उल्टा होता है, तो cos थीटा इक्वल्स टू b बटे h होता है, तो इसका क्या हो जाएगा h अपॉन में b हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे h अपॉन में b। तो देखो h की वैल्यू आपका ये आ गया और b की वैल्यू आपका ये आ गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल बना लो। तो यहाँ हमने क्या बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे h किसको मानोगे, ये हमारा h हो गया, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगा 13, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं इसको ट्रायंगल, ये एंगल थीटा दे नाम दे दूं, इसको a नाम दे दूं, इसको b नाम दे दूं, इसको c नाम दे दूं। आप इसमें बच्चों चेंज भी कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, आप इसको एंगल लेना चाहे इसको ले लो, है ना, जिसको लेना है आप ले लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलो तो हमारा h पता चल गया, b अगर मैं इसको बेस मान लूं तो ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब हमें देखो आपको b पता चल गया, बेस हमें पता चल गया, हाइपोटेनस पता चल गया, अब हमें चाहिए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है, परपेंडिकुलर के लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस क्या होगा बेस का स्क्वायर। तो अब आप यहां से सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर करोगे तो 169 होता है, और 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 होता है, ठीक है। अब आपको क्या करेंगे 13, तो 13 में से 144 लेस करो तो 25 आता है, और 25 का अगर आप फैक्टर बनाएंगे ना तो 5 into 5, तो रूट के अंदर जब दो वैल्यू सेम होता है ना, एक हम बाहर ले लेते हैं तो ये हमारा 5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो p है ना ये हमारे पास 5 आ गया, तो p पता चल गया, b पता चल गया और h पता चल गया, ठीक है। तो अब हमें रेशियो पता है कि रेशियो कैसे निकालेंगे, तो देख लो, तो sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है p बटे h होता है, तो sin थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p बटे h, तो p बटे h हमने लिख दिया, ठीक है। तो जो p की वैल्यू है वो क्या होगा, p की वैल्यू क्या होगा आप देख लो, यहाँ पे p की वैल्यू क्या हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, और h की वैल्यू कितनी है 13 है, तो 13 लिख दिया। अब sin के बाद क्या होता है cos, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा b बटे h। देखो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, b की वैल्यू जो है हमारे पास 12 है, और h जो है वो 13 आ जाएगा। उसके बाद क्या है हमारा tan, तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है p बटे क्या निकल के आ जाएगा b निकल के आ जाएगा। देखो p की वैल्यू क्या हमारे पास, p तो हमने 5 निकाला है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, और b हमारे पास 12 है, ठीक है। अब sin का होता है उसके बाद जो होता है cosec थीटा होता है ना, cosec थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h अपॉन में p आ जाएगा, तो h की वैल्यू 13 और p की वैल्यू 5, ठीक। उसके बाद क्या है cos के बाद sec आ जाएगा, तो sec थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा h अपॉन में b आ जाएगा, राइट। यानी h की वैल्यू है 13, b की वैल्यू है 12, और ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे भी रखा है, ठीक। उसके बाद आता है cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका होता है tan थीटा इक्वल्स टू p बटे b, तो cot का क्या होता है b बटे p आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या हमारे पास 12 है, तो यहाँ पे 12 लिखो, और p कितना है 5, तो ये हमारे पास जो 6 रिलेशन है ना, ये रिलेशन आपका आ गया। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना,
फर्स्ट रिलेशन sin थीटा इक्वल टू p बटे h, cos थीटा इक्वल टू b बटे h, tan थीटा इक्वल टू p बटे b, cosec h अपन b, sec का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। और ये तो ये टोटल आपके 6 रेशियोज हो गए, ये सारे सभी 6 रेशियो की वैल्यूज निकल के आ गए और यही आपका आंसर। क्वेश्चन पूछ रहा है कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, तो मैंने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आपको निकाल के दिखा दिया। क्लियर? चलो तो आप इसको नोट कर लो अच्छे से। चलिए मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, अब देखो कह रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट, ठीक है। अच्छा, एंगल ए और एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A cos B, ठीक है। तो हमें कह रहा है दिया हुआ है cos A इक्वल्स टू cos B, देन सो दैट एंगल A इक्वल एंगल B हमें शो करना है, ठीक है। तो चलो हम क्या कर लेते हैं, लेट इन ट्रायंगल्स A B C, एक ट्रायंगल्स हम ले लेते हैं A B C। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ट्रायंगल्स ले लिए, यहाँ पे क्या किया हमने, एक ट्रायंगल्स ले लेते हैं, बनाते हैं एक ट्रायंगल सुंदर सा। चलो तो यहाँ पे हमने एक को ट्रायंगल ले लिए, चलो ये हमने ट्रायंगल्स बना लिए। अच्छा ठीक है, लेट इन ट्रायंगल्स ए बी सी एट एंगल सी इज राइट एंगल, है ना, एंड एट एंगल सी इज अ राइट एंगल। तो सी जो है हम इनको राइट एंगल्स मान लेते हैं, ये एंगल्स ए ले लेते हैं और ये एंगल्स बी ले लेते हैं, ठीक है। तो हमने लेट कर लिया इन ट्रायंगल ए बी सी एट एंगल सी इज अ राइट एंगल्स, ठीक है। सी जो है हमने राइट एंगल्स ले लिए। अच्छा, अब इसमें जो गिवन है, देखो गिवन यानी जो दिया हुआ है वो क्या है, cos A इक्वल हमें क्या दिया हुआ है, cos B दिया हुआ है। टू शो दैट हमें शो क्या करना है, एंगल A इक्वल क्या करना है, एंगल्स B, ये हमें शो करना है या फिर आप समझिए प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ये दिया हुआ है हम यहां से ले लेते हैं। तो यहां से अगर मैं बात करूं दिया हुआ का, देख लो cos A इक्वल्स, अगर इस ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग cos A की मैं बात कर लूं, ये अगर एंगल मैं A ले लेता हूं तो ये हमारा बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेन्यूस होता है। एंगल A के अकॉर्डिंग अगर मैं करूं तो cos A यानी B हो जाएगा P और ये H, ठीक है। तो cos A इक्वल्स टू क्या, फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन में H होता है। तो B की वैल्यू क्या है आपके पास, AC। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, AC अपॉन क्या हो जाएगा, AB आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला निकल के आया, राइट। अब देखो अगर मैं एंगल B को ले लूं, cos B, क्या ले लूं, cos B ले लूं, तो देखो रिलेशन फॉर्मूले तो वही होगा, cos का क्या होगा, B अपॉन में H ही होगा, बट एंगल यहाँ पे चेंज हो रहा है। ये एंगल ले रहे हैं हम लोग, तो ये हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है। ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, BC। तो यहाँ पे बेस, ये क्या हो गया, बेस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, BC अपॉन क्या लिखेंगे, E। चलो तो ये हमारा, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड्स, वी गेट फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, है ना, क्या करेंगे, cos A इक्वल्स टू cos B। तो cos A की वैल्यू क्या है, AC अपॉन में AB बराबर BC अपॉन में क्या हो जाएगा, AB। तब देखो AB से AB कैंसिल हो गया, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, AC बराबर क्या हो जाएगा, BC निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, AB बराबर क्या निकल के आ गया, BC निकल के आ गया। अब आप देखो AB क्या है, AC इक्वल्स टू, यानी ये साइड जो है ना इस साइड के बराबर होगी। तो अब बच्चों ध्यान दो, अगर किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल्स होता है ना, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो बस आप यहाँ पे लिख दीजिए, दैट इज एंगल A इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल B। आप चाहो तो यहाँ पे लिख दीजिए
एंगल्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल्स एंड द अपोजिट साइड अगर इक्वल्स होता है ना तो उसका एंगल भी क्या होता है, इक्वल्स होता है। ये थ्योरम्स होता है, तो ये आपका प्रूफ हो गया और ये आपको प्रूफ करना था कि एंगल ए इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल्स बी आ जाए। यही शो करना था ना, तो ये शो हो गया। कब? ये आप थ्योरम्स है, इसको आप अच्छे से याद कर लें। आप ध्यान रखना कि क्या अगर किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स तो इक्वल्स होते ही हैं, तो दो साइड्स इक्वल्स होते हैं ना, तो उनके जो करस्पॉन्डिंग यानी अपोजिट एंगल होता है, यानी ये एंगल इनका अपोजिट क्या होगा, ये एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होता है, इक्वल हो जाता है। अगर दोनों की साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा, राइट। तो इसके प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग इक्वल हो जाएगा। तो बस इतना सा कांसेप्ट था, आपको याद कर लेनी थी। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, राइट। ये भी आप बीवीआई लगा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसमें थ्योरम है ट्रायंगल का, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अच्छा, अब देखो आपको यहाँ पे कह रहा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if tan A equal 1/√3 फाइंड द वैल्यू। अच्छा, आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक ट्रायंगल ABC दिया हुआ है जिसमें आपको एक रेशियो ये दे दिया है, ठीक है, और आपको कह रहे हैं sin A cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू निकालना है। फिर cos A cos C माइनस sin A और sin C की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, फिर उनके रेशियो निकाल लेंगे जिससे आसानी से वैल्यू निकल जाएगा। चलो, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं जिससे कि आप आसानी से समझ पाएंगे चीजों को। तो चलो, यहाँ हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, तो B क्या है हमारा, राइट एंगल है, तो यहाँ पे हम B नाम दे देंगे और इसको A नाम दे दो, इसको C नाम दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, तो जब हमने इसको A एंगल लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए tan A इक्वल्स टू दे रखा है आपको 1/√3, तो tan D का क्या होता है, P अपॉन में B होता है, तो P अपॉन में B, तो P की वैल्यू 1 आ गया और B की वैल्यू 3 आ गई, ठीक। तो आपको क्या चाहिए, H चाहिए, तो H बराबर हमने फॉर्मूला बताया है आपको, क्या, P² प्लस B² बता रखे हैं। तो देखो P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 3 आ जाएगा। तो फाइनली जो आपका वैल्यू आ गया 4, और 4 का क्या होता है 2, यानी जो हाइपोटेन्यूज निकल के आया ना बच्चों, वो आपका 2 आ गया, ठीक। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, P का जो वैल्यू है वो √3 आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है हमारा B की जो वैल्यू है, P की वैल्यू पता चल गया, B की वैल्यू पता चल गया, P की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और इसकी वैल्यू कितना आ गया 2, तो ये वैल्यूज आपको पता चल गया। अब क्या करना है, ये रिलेशन तो आपको पता चल गया, अब क्या करोगे, कुछ नहीं, जो वैल्यूज दे रखा है उनके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। चलिए, पहला फर्स्ट में आपको क्या रहा है, sin A cos C प्लस cos A और sin C। अब यहाँ पे ध्यान देना, देखो एंगल यहाँ पे वेरी कर रहे हैं, यहाँ पे A है और यहाँ पे C है, यहाँ पे A है और यहाँ पे C है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है और ध्यान से लिखना है। sin A, यानी sin A की जगह पे अगर वैल्यू में पुट करो, देखो sin A की जगह पे वैल्यू पुट करो तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा, sin A, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो sin A इक्वल्स टू क्या होता है, P/H, क्या होता है P/H, तो P A के अकॉर्डिंग में ये है, तो हमारे क्या है 1 है, तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे 1/2, ठीक है। अच्छा, अब क्या है cos C, तो cos C का जो वैल्यू होता है वो B/H होता है, क्या होता है B/H होता है। तो ये अगर मैं एंगल ले रहा हूं तो ये हमारा बेस आ जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा, तो ये भी क्या होगा 1/2 आ जाएगा। अब आप देखो cos A, तो cos A की जो वैल्यू है वो हमारा क्या है, cos A B/H, तो cos A की जगह पे B/H, तो B की वैल्यू क्या है √3, तो यहाँ क्या लिखेंगे √3/H यानी 1/2। अच्छा, अब कह रहे sin C, तो sin C के केसेस में बेस हमारा बेस क्या है, sin C के केसेस में P
P अपॉन में H होता है, तो P के माने क्या है √3 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे √3 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है एंगल का, एंगल A एंगल C, क्योंकि वैरी कर रहा है ना, एक बार एंगल A ले रहा है एक बार एंगल C ले रहा है, और इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, उसके आंसर गलत आ जाता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, क्लियर। चलो अभी हमने वैल्यू पुट कर दिया, अब इसको सॉल्व करो। इसका करोगे तो क्या होगा 1/4, अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4, यानी आप इसका एलसीएम लो तो क्या हो गया 4, 1 + 3 तो क्या हो जाएगा 4/4, क्या होगा 4/4 यानी 1। तो पहला तो बच्चों आपका आंसर 1 निकल के आ गया, ठीक है। अच्छा अब दूसरा में देखो क्या है, दूसरा में कह रहा है आपको cos A * cos C माइनस sin A * sin C, ठीक है। cos A * cos C माइनस sin A * sin C, तो cos A की वैल्यू आपको बताना पड़ेगा। cos A की वैल्यू देखो, यहां से हमने cos A निकाल रखा है ना, तो आप यहां से वैल्यू ले लो। तो cos A की वैल्यू क्या है तो √3/2। अच्छा cos C की वैल्यू क्या है, यहां से cos C की वैल्यू क्या निकाला है हमने, cos C की वैल्यू क्या निकाला है 1/2, तो यहां से इनटू 1/2 ले लो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या है माइनस sin A की वैल्यू क्या निकाला हमने 1/2 माइनस 1/2, और sin C की वैल्यू क्या निकाला हमने √3/2, तो √3/2 है ना, बस एक निकालो कहानी खत्म। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे वैल्यू क्या निकल के आएगा √3/4 आ गया माइनस √3 क्या हो गया 4 आ गया, ठीक है। अच्छा एलसीएम लो तो 4, तो √3 माइनस √3 क्या निकल के आ जाएगा 0/4, तो आंसर क्या होगा 0। तो पहला का जो आंसर है 1 आया, दूसरा का आंसर क्या आ गया 0 आ गया। बस आपको यही ध्यान रखना था, है ना, एंगल A और C यानी A और C ध्यान रखना, A और C ध्यान रखना था, वैल्यू बन गया। तो पहला में आपका जो आंसर आया वो 1 और दूसरा में क्या आ गया 0, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा और इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, क्लियर। चल तो ये क्वेश्चन थोड़ी सी बच्चों आपको ध्यान से, क्वेश्चन तो इजी ही था बट आपको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात था कि A किसको माने B किसको माने, है ना, A और B का सॉरी A और C का कांसेप्ट था जो आपको ध्यान रखनी थी, क्योंकि एंगल यहाँ पे वेरी कर रहा है तो वैल्यू भी वेरी कर जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। चलो तो आप इसको नोट कर लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्स एट अ Q, PQ plus R equals to देगा 25 centimeters and PQ equals to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P हमें बताना है। तो sin P बताना है, cos P बताना है और tan P हमें बताना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, है ना। ट्रायंगल वाला अगर जब भी आता है तो ट्रायंगल बनाओ, आपके लिए सवाल बहुत बहुत इजी हो जाता है। तो आपको एक ट्रायंगल बनाना है PQR। चलो तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल्स ले लिया बच्चों, क्या ट्रायंगल्स है हमारा PQR और Q एट अ राइट एंगल्स में। तो Q जो है हमारा राइट एंगल्स है, ये हमने P ले लिया और यहाँ पे हमने PQ और ये R आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा एंगल्स है। अच्छा अब यहाँ पे देखो हमें कह रहा है कि PQ, तो PQ जो है ना, ये PQ है, ये हमारा कितना है PQ जो है हमारा 5 दे रखा है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे देखो PQ और QR 25 है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए PR प्लस QR इक्वल्स टू क्या है 25 दे रखा है आपको, ठीक है। तो अब हमें क्या हो जाएगा QR, है ना, QR अगर मैं इसको X लेट कर लूं, है ना, अगर मैं QR को X लेट कर लूं तो क्या हो जाएगा, चलिए QR को लेट कर लेते हैं, लेट QR इक्वल्स टू X सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो PR प्लस X इक्वल्स टू क्या होगा 25, तो PR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 माइनस क्या हो जाएगा X। तो अब हमें देखो PR की वैल्यू पता चल गया, QR की वैल्यू पता चल गया, PR की वैल्यू और PQ हमें दे रखा है, PQ हमें दे रखा है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम पीजीटी थ्योरम से लगा दो, है ना। पीजीटी थ्योरम क्या कहता है कि क्या PQ का स्क्वायर प्लस क्या कहता है QR का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा PR का स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। तो पी क्यू आपको कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो 25 आ जाएगा। और क्यू आर कितना है, x है, तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 25 माइनस x है, तो ये क्या हो गया 25 माइनस x और इसका स्क्वायर। तो देखो a माइनस b का होल स्क्वायर पे आप इसको तोड़ दो, राइट। चलो यहाँ पे मैं लिख लूं क्या, चलो यहीं पे एक स्टेप कर लेते हैं। 25 प्लस ये x स्क्वायर एज इट इज रखो, इसको a माइनस b का होल स्क्वायर पे तोड़ दो। a स्क्वायर 25 का स्क्वायर करोगे तो 625 आ जाएगा, x का स्क्वायर करोगे तो x 25 दूनी 50, ये क्या हो जाएगा 15x आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको इस साइड लेकर के आओ, तो 625 में से 25 जाएगा तो क्या होगा 600 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप कट कर लेता हूँ आपको, यहाँ पे डायरेक्ट मैं 600 लिख देता हूँ, ठीक है। आप ये या आप ऐसे कर लो ना, माइनस 50x इक्वल क्या हो जाएगा माइनस 625 प्लस क्या होगा 25। आप समझ में आ रहा है ना, इधर जाएगा तो बच जाएगा, ठीक। तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा 600 अपॉन में 50, तो 0 से 0 खत्म, इसे इस पे डिवाइड करोगे 12, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया 12। तो आपका एक वैल्यू तो पता चल गया कि x की वैल्यू 12। अब आप pr निकाल लो, तो pr इक्वल्स टू क्या है 25 माइनस x, तो 25 में से 12 को लेस करो तो कितना आ जाएगा 30। तो आपका जो pr है ये भी निकल के आ गया आपका 30, ठीक है। तो आपको x निकल के आ गया, x इन द सेंस हमने क्या लेट करा था qr लेट करा था, तो qr हमें पता चल गया, pr पता चल गया और pq तो हमें दिया हुआ ही है, ठीक है। तो तीनों वैल्यू हमें पता चल गया। ये pr कितना है हमारे पास 13 आ गया, मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे कि आप समझ पाएंगे। ये 13 आ गया, ये आपका 5 है और ये आपका 12 है, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। हमसे क्या पूछ रहा है sin p पूछ रहा है, यानी ये एंगल है, क्या है ये एंगल है, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे sin p। तो इसके केसेस में ये हमारा बेस और ये परपेंडिकुलर, फॉर्मूला तो वही होता है p बटे h, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए हमारा क्या निकल के आ जाएगा, p के जगह पे क्यू आर अपॉन में क्या हो जाएगा पी आर, तो क्यू आर क्या होगा 12 अपॉन में 13 ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमें कह रहा है cos p बताना है, cos p, तो cos p इक्वल्स टू क्या होगा b अपॉन में h आ जाएगा। तो b की वैल्यू क्या है हमारे पास pq, यहाँ पे pq अपॉन में क्या निकल के आ जाएगा pr, तो pq क्या है हमारे पास 5 है, तो 5 अपॉन में क्या हो गया 30। फिर क्या है tan p है, tan p, तो ये क्या आ जाएगा p अपॉन में b आ जाएगा। तो p आपको पता है 12 है और b कितना है 5 है, तो ये रिलेशन निकल के आ गया। और यही तीनों रिलेशन हमसे पूछ रहा था कि sin p बताइए, cos p बताइए और tan p बताइए, तो तीनों रिलेशंस आ गए। sin p इक्वल्स टू p बटे h, ठीक है, हमारा वैल्यू आ गया। cos p b बटे h, ठीक है, tan इक्वल्स टू ये, यानी ये एंगल्स को वो नॉर्म्स करके हमें वैल्यू पूछ रहा था, ये हमने वैल्यू निकाल दिया। समझ आया कि नहीं? आपको अच्छे से करना है और ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आप इनको VVI लगा सकते हो, है ना। ये थोड़े से लॉजिकल्स हैं, ये क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, तो मे बी आप इनको प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से 1-2 बार, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा अब जो है बच्चों आपको स्टेटमेंट कह रहे, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। अब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इस स्टेटमेंट्स में आपको बताना है कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, ठीक है। तो देखो द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो tan a की जो वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम होता है क्या, ये आपको बताना है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए tan थीटा इक्वल्स टू tan a इक्वल्स टू क्या होता है p बटे b होता है, क्या होता है p बटे b होता है। तो आप ध्यान दो थोड़ा सा, tan थीटा इक्वल्स टू p बटे b, ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा, ये हमेशा इससे लेस देन होगा। तो ध्यान देनी क्या है इसमें, अगर हम टेबल के अकॉर्डिंग बात कर लें, तो अगर टेबल में देखें बच्चों ऑलवेज लेस देन 1 नहीं, ये ऑलवेज लेस देन नहीं होगा। आप ध्यान, अगर टेबल की अगर मैं बात करूं तो देख लो थोड़ा सा,
फॉर्मूलेज अगर 30 डिग्री tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होती है ना, tan 0 0, tan 30 डिग्री 1, अगर इसमें वैल्यू की तो बात है नहीं, यहाँ पे वैल्यू तो है नहीं, तो p ऑलवेज लेस देन, अगर मैं यहाँ से इस तरीके से दिखाऊं आपको थोड़ा एग्जांपल, अगर मैं मान लो ये 3 ले लूं, ये इसको 4 ले लूं, है ना, और ये हमारा 5 आ जाता है, ठीक है, तो tan थीटा यानी हमारा p की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 4, तो 4/3 ये क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग, तो ऑलवेज लेस देन नहीं होगा बच्चों, है ना, तो द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये हमारा जो आंसर होगा नो, यानी ये फॉल्स हो जाएगा, आप इनको क्या कह देंगे, फॉल्स हो जाएगा, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं सेट a इक्वल्स टू 12 अपॉन में 15, क्या है 12 अपॉन में 15, तो आप यहाँ पे पहले सेट a निकालिए, तो सेट a इक्वल्स टू क्या होता है h, सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है h अपॉन में b होता है, h अपॉन में b होता है, तो अब आप यहाँ पे देखिए 12 अपॉन में 5, तो ये क्या होगा, यानी हमारा जो h होता है वो हमेशा b से तो बड़ा होगा ही, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, यहाँ पे इसको ट्रू बोलेंगे, ठीक, तो ये हमारा ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू। तीसरा देखो क्या है, cos a is the observations of use for the cosine of angles a, तो ये जो है ना बच्चों अलग होता है ना, इसका यूज नहीं होता, ये अलग है, नहीं cos एंगल्स a, ये क्या होता है, इसके साथ अलग का रिलेशन होती है, जैसे cos into b ले लो, तो ये अलग ऑब्जर्वेशंस होता है ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको फॉल्स कह सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो cos a is the observation used for the cosines of angle a, ये बच्चों ट्रू होगा, है ना, ये ट्रू है, क्या है ये ट्रू है, आप इनको ट्रू लिखेंगे, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखो cos a is the product of cot a into, तो ये इसका प्रोडक्ट है, तो ये बच्चों नो, ये फॉल्स होगा, ये क्या होगा फॉल्स होगा। अब आप यहाँ पे देखिए sin थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/4, तो sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है p/h होता है, तो p/h यानी 4/3, तो आप ध्यान देना h हमेशा p और b से बड़ा होता है, यानी h जो होता है ना बच्चों ऑलवेज ग्रेटर देन p या फिर b से, तो यहाँ तो छोटा दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स, है ना। sin थीटा इक्वल्स टू 3/4 फॉर द सम एंगल, तो ऐसा होगा कभी नहीं, क्योंकि h जो है ना हमेशा p से बड़ा होता है, ठीक है, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो ये चीजें ट्रू फॉल्स था, आपको समझ आ गया, आप ट्रू फॉल्स लिख देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। अच्छा, इसी के साथ क्या होता है बच्चों, आपका जो एक्सरसाइज 8.1 होता है ना कंप्लीट होता है, और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको करवा दिए, राइट। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।